जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करना शुरू कर देता है, जिसके बारे में हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया था। लेकिन अगर कुछ ऐसे सिचुएशन हो कि वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम सके और अब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, तो इस फोर्स की वजह से ये ट्रांसलेट करने की बजाय, यानी अपनी जगह को एक जगह से दूसरी जगह जाने की बजाय ये उसी जगह पर घूमना शुरू कर दे, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये डोर नजर आ रहा है, इस डोर पर एक किनारे पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये डोर ओपन होना शुरू कर देगा या क्लोज होना शुरू कर देगा, या दूसरे अल्फाज में घूमना शुरू कर देगा। या इस गाड़ी के व्हील का जो नट है, अगर इसको हमने ओपन करना है या क्लोज करना है तो हम एक स्पैनर यूज करते हैं और उस स्पैनर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये नट खुलता है या बंद होता है। दूसरे अल्फाज में ये घूमता है। फोर्स के इसी टर्निंग इफेक्ट को, यानी फोर्स की वजह से बॉडी के इस घूमने को क्या बोलते हैं? टॉर्क। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है टॉर्क। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज भी जरूर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉर्क को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसे मैं आपको शुरू में आपको बता रहा था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का वो वाला असर जिसकी वजह से बॉडी घूमना शुरू कर दे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। इससे पहले कि टॉर्क को मजीद हम थोड़ा सा डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इस पूरे टॉपिक में इन टर्म्स का जिक्र जरूर होगा। सबसे पहले फर्ज कर लें, एक बॉडी जो इस तरह से वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, इस तरह आपको सामने एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसको मैंने एक पॉइंट पर दीवार के साथ किसी कील या नेल की मदद से लगा दिया है और मैं इसके एक किनारे पर अगर फोर्स लगाऊं तो ये घूमना शुरू कर देता है। अब ये किस प्लेन में घूम रहा है? आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन की प्लेन में घूम रहा है, यानी वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। इस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ रोटेशन। और जिस पॉइंट के इर्द गिर्द ये बॉडी घूमता है इसे बोलते हैं पिवट पॉइंट। ठीक है, जो इस वक्त आपको पॉइंट ओ की शक्ल में नजर आ रहा है। इसी तरह ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पिवट पॉइंट से गुजरे और प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ 90 के एंगल पर हो, इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो इस वक्त आपको आउटवर्ड लाइन नजर आ रही है, क्योंकि बॉडी इस प्लेन में घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा जो पिवट पॉइंट से पास कर रहा होगा। अगर मैं आपको इस डोर की एग्जांपल दूं, इस डोर की एग्जांपल में आप मुझे ये बताएं कि प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा है। जरा गौर करें, डोर इस तरह से ओपन हो रहा है, यानी डोर ऐसे घूम रहा है, तो इसकी प्लेन ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह डोर के एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है जहां जिसके इर्द गिर्द, ये लाइन जिसके इर्द गिर्द डोर घूम रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन जो खुद वर्टिकल है लेकिन प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ कितने एंगल पर है? 90 के एंगल पर है। इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस डोर। तो ये कुछ टर्म्स थी। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से टॉर्क को मजीद अच्छे से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है वही स्पैनर वाली। इससे पहले कि मैं थोड़ी फॉर्मल एग्जाम्पल की तरफ आऊं, जरा आप इस ट्रक के व्हील को देखें, जिस व्हील को खोलने के लिए जो वर्कर है, जो भी वहाँ मैकेनिक है, वो इस व्हील को खोलने के लिए एक स्पैनर उसके साथ लगाया हुआ है और उस पर जोर लगा रहा है। हम जानते हैं कि हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, इस स्पैनर की वजह से टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा पैदा होगा और जो नट है वो उतना ही इजीली खुलेगा या उतना ही इजीली टाइट होगा। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि क्या टर्निंग इफेक्ट, जिसे हम टॉर्क कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ फोर्स पर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। आप जरा गौर करें,
अक्सर औकात आपने देखा होगा कि अगर छोटे स्पैनर से नट न खुले तो वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा रॉड लाते हैं और उस स्पैनर के साथ पीछे उस रॉड को लगाते हैं और फिर उस रॉड के बिल्कुल एंड पे जाकर फोर्स लगाते हैं और फिर इवेंचुअली वो जो नट है वो इजीली खुल जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब स्पैनर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो चाहे आप उतनी ही फोर्स लगाएं जितनी फोर्स आप छोटे स्पैनर पे लगा रहे थे, फिर भी उस फोर्स की वजह से ज़्यादा टॉर्क पैदा होता है और नट इजीली खोला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉर्क है यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपने पिवट पॉइंट से कितने ज्यादा फासले पर फोर्स लगाई थी, यानी दूसरे अल्फाज में स्पैनर की लेंथ कितनी ज्यादा थी। तो ये दो बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम थोड़ी सी फॉर्मल एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये सामने आप एक नट देख रहे हैं, इस नट के दरमियान में बिल्कुल पिवट पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये नट घुमाया जा सकता है और इसकी अगर मैं प्लेन ऑफ रोटेशन की बात करूंगा तो वो बिल्कुल वर्टिकल होगी क्योंकि नट बिल्कुल इस तरह से वर्टिकल पड़ा हुआ है। और हमने क्या किया जनाब, हमने इस नट के साथ एक स्पैनर अटैच कर दिया है और स्पैनर के बिल्कुल दूसरे किनारे पे 90 के एंगल पर हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ट्रक की एग्जांपल में बताया कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड जितनी बढ़ाते जाएंगे, जाहिर बात है टॉर्क उतना ज़्यादा पैदा होगा और जाहिर बात है ये स्पैनर या ये जो नट है ये ज़्यादा इजीली खुलता जाएगा। लेकिन अगर उस फोर्स से काम ना चले तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस स्पैनर को चेंज कर देंगे और छोटे स्पैनर की बजाय कंपैरेटिवली लेंथी स्पैनर यहाँ लगाएंगे ताकि हम उसके बिल्कुल दूसरे किनारे पर फोर्स लगाएं और ये नट इजीली खुल जाए। यानी हम कह सकते हैं कि टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक स्पैनर की लेंथ पर। अगर आप गौर से देखें तो स्पैनर की जितनी लेंथ हम बढ़ाते जा रहे हैं, असल में हम एक डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और वो डिस्टेंस क्या है उसके लिए भी हमने एक नया नाम सोचा हुआ है जिसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट। अब जरा गौर करें, मैं फोर्स बिल्कुल 90 के एंगल पर लगा रहा था इस नट को ओपन करने के लिए, तो जरा गौर करें जिस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उस पॉइंट से लेकर पिवट पॉइंट तक की जो लेंथ है, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि फोर्स 90 के एंगल पे लग रही है। इस डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पर है। इसे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट, और इसे ही मोमेंट आर्म कहते हैं। सो मोमेंट आर्म, जिसको यहां पर मैंने L यानी लेंथ ऑफ स्पैनर से जाहिर किया हुआ है, ये हमारे पास सामने आ गया। अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का एक फॉर्मूला लिख सकता हूं बड़ी ही आसानी से। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जिसे हम एक सिंबल टॉ से जाहिर करते हैं, जो सामने आपको सिंबल नजर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की हेडिंग के नीचे मैंने सिंबल लिख दिया टॉ इज इक्वल टू, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा था जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया। एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरा क्या है, मोमेंट आर्म। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ मैंने नीचे लिख दिया F बगैर वेक्टर के साइन के, क्योंकि हम फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ मोमेंट आर्म जिसको यहां पर मैंने स्मॉल l से जाहिर किया है वो मैंने साथ मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई, द सिंपलेस्ट इक्वेशन टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। यानी टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट, जिसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। अब आप एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करें, अगर मैं फोर्स को 90 के एंगल पे लगाने की बजाय मैं फोर्स को इस तरह से लगाऊं, जरा गौर करें, फोर्स की जो लाइन है वो बिल्कुल पिवट पॉइंट के अंदर से गुजरना शुरू हो गई है, तो क्या फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान कोई डिस्टेंस बाकी रह गया क्या?
क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो पिवट पॉइंट के अंदर से गुजर रही है। अब तो मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट कितना हो गया? 0। और अगर इक्वेशन 1 में मैं मोमेंट आर्म यानी स्मॉल l की जगह 0 पुट कर दूं तो सारा का सारा टॉर्क 0 हो जाएगा। ये बात हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर इस डोर के बिल्कुल एज पे हम इस तरह से फोर्स लगाएं कि हमारी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही हो, तो हम डोर को बिल्कुल भी नहीं घुमा सकते। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है। सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर पिवट पॉइंट से पास करेगी तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? 0। तो ये तो हमने एक एग्जांपल की मदद से टॉर्क को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि टॉर्क की जरा मजीद डिस्कशन करें और एक रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें। रिजिड बॉडी क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। इससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो टॉर्क है इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन के बारे में, और साथ मैंने आपको दूसरी टर्म भी बता दी। अब हम एक हेडिंग लिख लेते हैं, टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड से क्या मुराद है? रिजिड कहते हैं जी ये फलाना बंदा बड़ा ही रिजिड है, मतलब वो ढीठ है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसके रिजिड होने का मतलब क्या है? मतलब ऐसा बॉडी जिसकी शेप आप चेंज ना कर सकें। अगर आप शेप चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, उसके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इमेजिन करें कि हम जितनी भी फोर्सेस लगा पाएंगे उन फोर्सेस के लिहाज से हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। आप इमेजिन कर लें जी एक वुड का एक पीस है जिसको हमने दीवार के साथ किसी कील की मदद से, किसी नेल की मदद से हमने इसको लगा दिया, फिक्स कर दिया। यानी ये जो पीस है यानी ये जो रिजिड बॉडी है ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमने के काबिल है जिस पॉइंट पे हमने इसको दीवार के साथ लगाया। अब करना हमने क्या है, हमने इस रिजिड बॉडी पे किसी भी पॉइंट पर, फर्ज कर ले मैं पॉइंट P के ऊपर एक फोर्स लगा देता हूं। इससे पहले ये देखें कि इस पॉइंट P का पिवट पॉइंट के लिहाज से कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर तो है। पिवट पॉइंट मैं किसे कह रहा हूं? पॉइंट O को, जिसके इर्द गिर्द ये रिजिड बॉडी घूम सकती है। और पॉइंट P का अगर पॉइंट O के लिहाज से पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो पॉइंट O से स्टार्ट होगा और सीधा पॉइंट P तक जाएगा। इसे मैं बोल रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। और पॉइंट O इस वक्त कौन सा पॉइंट है? पिवट पॉइंट है। और पोजीशन वेक्टर को मैंने स्मॉल r से जाहिर कर दिया। इसकी डिस्कशन हम पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में फर्ज कर लें फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि R और F के दरमियान एंगल कहां मैयर करेंगे, तो उसका मेथड क्या है कि आपने R को सीधा थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। आगे डॉटेड लाइन की मदद से मैं एक्सटेंड कर देता हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब दो वेक्टर्स की टेल्स मिल रही हो या हेड्स मिल रहे हो, फिर आपने दोनों के दरमियान एंगल को मैयर करना है। अब आप गौर करें, R को थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड करके ले आया। अब R की टेल और F की टेल आपस में मिल रही है, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है और इस एंगल को मैं थीटा का नाम दे रहा हूं। अब क्या करना है? मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि जब भी कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से 0 और 90 के अलावा कोई एंगल बना रहा हो तो फिर अच्छा तरीका क्या है? अच्छे बच्चों वाला मेथड ये है कि आप उस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके स्टडी करें। अब यहां पर गौर करें, अगर मैं R वेक्टर को x एक्सिस फर्ज कर लो और आप गौर करें F जो है ये R वेक्टर के साथ कोई एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप F को रिजॉल्व कर लें दो कंपोनेंट्स में।
एफ के हेड से मैं सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा आर वेक्टर के ऊपर। ये वो वाला आर वेक्टर है जिसको मैं आगे एक्सटेंड करके लेके गया हुआ हूं डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब गौर करें एंगल 90 कहां बनना चाहिए, एंगल 90 बनना चाहिए उस डॉटेड लाइन के ऊपर। अब गौर करें वेक्टर एफ की टेल से लेकर उस पॉइंट तक जहां 90 का एंगल बन रहा था, ये वेक्टर एफ का हॉरिजॉन्टल यानी एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो थीटा वाली साइड पर कंपोनेंट होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। इसी तरह एफ का दूसरा जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल थीटा के सामने होगा, इसे मैं बोलूंगा वर्टिकल कंपोनेंट। अभी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। अब जरा गौर से सोचें एफ जो है वो किस पॉइंट पे लग रही थी, वो पॉइंट पी पे लग रही थी। इसका मतलब है इसके दोनों कंपोनेंट्स भी पॉइंट पी पे ही लगेंगे ना। यानी एफ साइन थीटा जो बज़ाहिर आपको थीटा के सामने वो वहां नजर आ रहा है, वो भी असल में कहां लग रहा है, पॉइंट पी पे लग रहा है 90 के एंगल पे। यानी आर के साथ कितने एंगल पर, 90 के एंगल पे। एफ साइन थीटा की बात कर रहा हूं। और एफ कॉस थीटा भी इसी पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन एफ कॉस थीटा आर वेक्टर के अलोंग है। अब अगला पॉइंट ये है, जरा गौर से सोचें एफ कॉस थीटा आर वेक्टर के बिल्कुल अलोंग जा रहा है और आर वेक्टर की टेल कहां पर है, आर वेक्टर की टेल तो पिवट पॉइंट पर है। तो हम कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा जो है ये भी पिवट पॉइंट से ही गुजर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया हूं कि कोई भी फोर्स अगर पिवट पॉइंट से पास कर रही है तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होता है, जीरो। इसका मतलब है एफ कॉस थीटा की वजह से तो टॉर्क पैदा ही नहीं हो रहा। सो एफ कॉस थीटा की वजह से टॉर्क आ गया जीरो। हमने क्या किया था, हमने एफ के दो टुकड़े किए थे, यानी दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा की वजह से तो जनाब हो गया टॉर्क जीरो। इसका मतलब है सारा का सारा टॉर्क किसकी वजह से पैदा हो रहा है, एफ साइन थीटा की वजह से। अब अगर आप एफ साइन थीटा के लिहाज से सोचें तो ये जो आर वेक्टर है, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, यानी पॉइंट ओ से लेकर पी तक का फासला यानी डिस्टेंस, जरा गौर करें एफ साइन थीटा इस डिस्टेंस के साथ 90 के एंगल बना रहा है। तो क्या इस डिस्टेंस को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स यानी एफ साइन थीटा वाली जो फोर्स है इसके लिहाज से मैं इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसको तो मोमेंट आर्म कहते हैं। यानी इस स्पेसिफिक केस में आर की जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं कह सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली मोमेंट आर्म फॉर कौन सी फोर्स, एफ साइन थीटा। तो मैं नीचे मेंशन कर देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज द मोमेंट आर्म फॉर एफ साइन थीटा। अब ऊपर अभी हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 में कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है। आप एक तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखे, उसको मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें। यहां भी ऐसे ही करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जिसे टॉ से जाहिर कर रहे हैं इसको हम लिखेंगे फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहां पर कौन सी फोर्स है जिसकी बात हो रही है, एफ साइन थीटा की। तो एफ साइन थीटा लिखा और उसके साथ मोमेंट आर्म की जगह लिख दिया आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये मोमेंट आर्म है कौन सी फोर्स के लिए, एफ साइन थीटा के लिए। अब इनकी तरतीब को थोड़ा सीधा करके लिखें, आर को पहले लिख दिया, एफ साइन थीटा को बाद में लिख दिया, आर एफ साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 कर दें। सेम यही मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हम एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या मेथड है जरा गौर से देखिएगा। अब मैं दोबारा इसी डायग्राम की एक कॉपी आपको दोबारा एक नई डायग्राम की शक्ल में दिखा रहा हूं। पहले हमने क्या किया था, हमने एफ को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके ये फॉर्मूला बनाया। अब मैं ये चाहता हूं कि क्या आर को भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके ऐसा ही फॉर्मूला बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, आपने गौर से देखना है। तो देखें यहां पर अब क्या है, ये जो नई डायग्राम है इसमें एफ फोर्स की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, आर वेक्टर भी आपको नजर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा था वो भी एज इट इज आपको नजर आ रहा है।
अब F के कंपोनेंट्स मैंने नहीं बनाने, अब मैंने R के कंपोनेंट्स बनाने हैं। उसके लिए एक काम करना है, आप गौर करिएगा, जो मैं ये डायग्राम बनवाता जाऊंगा गौर से डायग्राम की तरफ देखिएगा। मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो पिवट पॉइंट से गुजर रही है और फोर्स वाले वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल है। गौर कीजिए, फोर्स का वेक्टर भी उस तरफ है और ये लाइन भी बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है, लेकिन ये कहां से गुजर रही है? पिवट पॉइंट से। अब जरा गौर करके, जरा सोच के मुझे बताएं, जो एंगल R और F के दरमियान बन रहा था, सेम वही एंगल यहां भी बनेगा, क्योंकि यहां भी मैंने ये जो नई लाइन ड्रॉ की है ये फोर्स के बिल्कुल पैरेलल है। तो जो एंगल वहां बन रहा था थीटा, वही एंगल यहां भी बनेगा R और इस लाइन के दरमियान, इस न्यू लाइन के दरमियान। अब आपने R को इस तरह से रिजॉल्व करना है। R के दो कंपोनेंट्स आने हैं। किस तरह? अब मैं पता क्या करने लगा हूं, R के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस नई लाइन के ऊपर, यानी अब 90 का एंगल कहां बनना चाहिए? इस न्यू लाइन के ऊपर। और R की टेल से लेकर उस पॉइंट तक जहां 90 का एंगल बन रहा है, ये आपको R का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये थीटा वाली साइड पे है। और R का वर्टिकल कंपोनेंट आपको कहां मिलेगा? बिल्कुल थीटा के सामने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या आता है? कॉस थीटा। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया R कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बन गया R साइन थीटा। अब यहां पर जनाब फोर्स है F। अब हमने F को रिजॉल्व नहीं किया, इसलिए F को पूरा का पूरा ही हम कंसीडर करेंगे। फोर्स है F और जो डिस्टेंस है उसके दो हिस्से हमें नजर आ रहे हैं, एक है R साइन थीटा की शक्ल में, एक है R कॉस थीटा की शक्ल में। तो मुझे जरा सोच के बताएं कि F के लिहाज से इन दोनों में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? R cos थीटा? नहीं, बिल्कुल R cos थीटा तो नहीं है, क्योंकि जरा गौर करें, R cos थीटा का F के साथ परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल तो नहीं बन रहा। R साइन थीटा है जो इस वक्त F के साथ 90 के एंगल पे है। और मैं ये वाला रीजन हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं, जो सीधा F वाले वेक्टर और सीधा जो नई लाइन मैंने लगाई थी, इनके दरमियान हाईलाइटेड रीजन एक मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा गौर करें, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F एंड द पिवट पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R साइन थीटा। अब हम टॉर्क का दोबारा वैसा ही फॉर्मूला लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, जिसे मैं टॉ से जाहिर कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहां पर फोर्स कौन सी आएगी? F आएगी, क्योंकि यहां हमने F को रिजॉल्व नहीं किया हुआ, पूरी की पूरी F वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगी। और इस F के लिहाज से मोमेंट आर्म क्या है? R साइन थीटा। ऊपर हमने क्या किया था? F साइन थीटा के लिहाज से मोमेंट आर्म क्या था? R की मैग्नीट्यूड। अब F के लिहाज से मोमेंट आर्म क्या है? R साइन थीटा की मैग्नीट्यूड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, आपने ध्यान से इनको सुनना भी है और मेमोराइज भी करना है। अब यहां भी देखें, इनकी भी तरतीब सीधी करके लगाएं तो आर एफ साइन थीटा सेम उसी शक्ल में लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है, सेम है बिल्कुल। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला। अब मैं टॉर्क को वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। अगर मैं टॉर्क को वेक्टर की फॉर्म में लिखूं ना, मैं हेडिंग लिख लेता हूं इन वेक्टर फॉर्म। अब नीचे टॉर्क का सेम वही फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ टॉर्क के ऊपर मैं ऊपर एरो का निशान लगा देता हूँ और राइट हैंड साइड पे आर एफ साइन थीटा के साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ एन हैट, क्योंकि अब वेक्टर की फॉर्म में आ गया और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, और वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। अब जरा गौर करें, ये जो साइन थीटा आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल पिछले टॉपिक की तरह का है, वेक्टर प्रोडक्ट की शक्ल आपको बनी हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा, आपने वहां लिखा था a क्रॉस b इज इक्वल टू a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन हैट। सेम वैसा ही फॉर्मूला यहां बन गया, r की मैग्नीट्यूड f की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन हैट। इसका मतलब है इसे भी हम वेक्टर प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। किस किस के वेक्टर प्रोडक्ट की शक्ल में? r एंड f की शक्ल पे। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड फोर्स वेक्टर f।
सो फाइनल फॉर्मूला आपके पास इन वेक्टर फॉर्म आ गया, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब क्वेश्चन मेरा ये है, जरा गौर से सुनिएगा, ये तो हम पिछले लेक्चर से जानते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अगर हम वेक्टर्स की तरतीब उल्टाएं तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर उलट आता है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था राइट हैंड रूल से। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पर r को पहले क्यों लिख दिया, f को पहले क्यों नहीं लिखा? r हमारा ज्यादा सगा है क्या? f को क्यों नहीं पहले लिखा? तो इसका आंसर है, ये बात याद रखिएगा, इसका आंसर है कि r को पहले लिखना कन्वेंशन है। कन्वेंशन एक ऐसा रूल होता है जो पुराने वक्तों से चला आ रहा है, जिसकी कोई वजह ना हो। आप यूं समझ लें कि r को पहले लिखेंगे तो फिर हमारी और कई सारी कन्वेंशंस जो है वो सेटिस्फाई होंगी। ये आपको आगे चल के साथ साथ पता चलता जाएगा। सो हमारे पास टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला आ गया, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? इसकी डायरेक्शन बिल्कुल राइट हैंड रूल से ही पता चलेगी। मैं इस डायग्राम में आपको समझा देता हूं, जरा गौर कीजिए। आर वेक्टर की ये डायरेक्शन है और एफ वेक्टर की ये डायरेक्शन है। इन दोनों वेक्टर्स को मैं अलग से आपको दिखा देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर क्रॉस एफ फाइंड करना है तो मुझे जरा बताइए कि आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या आएगी। देखिए, आपने अपने राइट हैंड को इस पूरी प्लेन के परपेंडिकुलर कर लेना है। राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, यानी घुमाना है, और थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, साथ में इसको परफॉर्म भी कर रहा हूं। वेक्टर आर इस तरफ है, इनके दरमियान स्मॉलर एंगल कौन सा बन रहा है? जो थीटा हमने मेंशन किया हुआ है। आर को एफ की तरफ ऐसे घुमाया और थंब बाहर की तरफ आ रहा है, और यही टॉर्क की डायरेक्शन है। अब जरा गौर करें, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आउटवर्ड ही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आउटवर्ड ही है। जरा गौर करें, इसकी प्लेन ऑफ रोटेशन ये है। पिवट पॉइंट के अंदर से सीधी लाइन में ड्रॉ करूं जो पिवट प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ 90 के एंगल पे है, तो बिल्कुल इस तरह बन रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और टॉर्क की डायरेक्शन भी किस तरफ आ रही है? इस वक्त टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। और आप गौर करें, ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इसका मतलब है बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। यहां पर अब कुछ पुरानी बातों और कुछ नई बातें जो हमने सीखी हैं, इनको हम इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। हमने इससे पहले सीखा कि फोर्स की वजह से लीनियर एक्सप्रेशन पैदा होता है। सिमिलरली टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये जो बॉडी ने घूमना शुरू कर दिया, पहले रेस्ट पे था, अब इसने घूमना शुरू कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो गया, जिसको डिटेल में मैं आपको चैप्टर 5 में भी पढ़ाऊंगा। तो हम कह सकते हैं टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन, यानी जो काम फोर्स लीनियर मोशन में कर रही है, सेम वैसी ही हरकतें, वैसे ही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में कर रहा है। So force is responsible for linear acceleration and torque is responsible for angular acceleration. Clear? अगर बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो, यानी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा हो, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर इस वक्त कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा। इसके अलावा दो और कन्वेंशंस है, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जिस तरह इस डायग्राम में घूम रही थी, तो जो आउटवर्ड टॉर्क होता है इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही होती तो फिर टॉर्क इनवर्ड होता है और इसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। आखिरी बात रह गई और वो है टॉर्क का यूनिट। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? आप इसके फॉर्मूला से देख लें। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो आपके पास टॉर्क का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप इसके लिए काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। आप कह सकते हैं टॉर्क इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप ये भी कह सकते हैं टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। आप ये भी कह सकते हैं टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर टू आर, टॉर्क इज़ परपेंडिकुलर टू एफ।
तो काफ़ी सारी बातें आप कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको टॉर्क के बारे में डिटेल में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।